नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एजुकेशन। अब गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई है, गवर्नमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है एजुकेशन में इंटरफेयर करने की। इंटरवेंशन मतलब कि उनको दखलंदाजी देने की, समझ में आई बात, ठीक है। रीजन देखते हैं। इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश होता था, ऊंचे स्तर पर खर्चे सम्मिलित होते हैं। भाई एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है और आउटपुट बहुत कम है। आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लैब्स हैं, ग्राउंड है, फैसिलिटीज आपको बहुत सारी मिल रही है, ठीक है, और आपसे पैसा कितना लिया जा रहा है, ना के बराबर लिया जाता है ना। मतलब कहने, और जो टीचर आ रहे हैं उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी खासी, मतलब बहुत ह्यूज कॉस्ट पड़ती है गवर्नमेंट को एक स्कूल खोलने पे, समझ में आई बात। तो अगर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कोई प्राइवेट बंदा करेगा भी नहीं कोई, क्योंकि अगर प्राइवेट करेगा तो फिर वो इतनी फीस चार्ज करेगा कि वो उसे गरीब आदमी जो है अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा और देश में एजुकेशन का लेवल नीचे हो जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है ऐसे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका निजी निवेशकों को यह आशा का करना बहुत कठिन है कि वो स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी पूंजी लगा, जबकि उन्हें सेवाओं को खर्च की गई उच्च लागतों को उच्च कीमतों द्वारा वसूल करने की अनुमति नहीं दी जाती। आप प्राइवेट एंटरप्राइजेस से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करने के बाद सोशल वेलफेयर करें, कभी नहीं करेगा कोई। क्योंकि अगर वो करेंगे भी तो पहले से अनुमान लगा लेंगे कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना है। उनको ह्यूज प्रॉफिट चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए उस कॉस्ट को कवर करने के लिए, और उसके लिए वो क्या करेंगे, फीस बहुत हाई चार्ज करेंगे, जिससे कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आइए समझ में, ठीक है। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट को आना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, हमारे जैसे देश निर्धन देश के लोगों के लिए शिक्षा तथा उच्च स्वास्थ्य की उच्च कीमत वहन नहीं कर सकते। जो हमारे देश की जो पब्लिक है वो क्या है, बिलो देन मिडिल क्लास, ऑलमोस्ट या तो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास से नीचे रहती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट एजुकेशन को जो है नहीं, वो कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक है ना। या फिर हेल्थ को जो है, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने कभी हॉस्पिटल, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल देखेंगे कितने महंगे महंगे बिल आते हैं, ठीक है, 10 दिन के भी लाख लाख रुपए में पहुंच जाते हैं बिल। तो एक नॉर्मल इंसान जो है इसको नहीं अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पब्लिक तो नहीं कर सकती है, पर कुछ लोग जो है, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोग इन सेवाओं की गुणवत्ता तथा कीमत में अभिन्न अनभिज्ञ होते हैं, जिस कारण निजी सेवाएं प्रदाता से शोषक व्यवहार का बढ़ावा मिलता है, और सभी सरकारी हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि सेवा प्रदाता निर्धारित मानकों का पालन करे। इसमें क्या होता है कि जो सर्विसेज है, क्योंकि ये और सर्विसेज में आप किसको कैसी सर्विसेज दे रहे हो, ये बहुत डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा प्राइवेट और पब्लिक के अंदर डिफरेंसेस, ठीक है। प्राइवेट में क्या एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, वो तो ये है कि गवर्नमेंट जो वो बोलते हैं, पब्लिक जो है, जो पैसे पे कर रहा है, वो ये देखता है कि भाई अगर मैं पैसे अगर ज़्यादा दे रहा हूँ तो मेरे को सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, तो इसलिए प्राइवेट वाले अच्छी सर्विस देते हैं। बट अगर सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा तो सस्ते में पढ़ाना पड़ेगा, और सस्ते में पढ़ाएंगे तो लो एजुकेशन क्वालिटी दी जाएगी, टीचर बहुत लो क्वालिटी के होंगे। जब मूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित नागरिकों का अधिकार माना जाए, तब सरकार विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को मुफ्त प्रावधान करना चाहिए। आपको हेल्थ और एजुकेशन को मूलभूत अधिकारों के अंदर डाल दिया गया इसको, ठीक है। और जब ये डाला गया तो सरकार की ये दायित्व तो बनता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको ये चीजें उपलब्ध कराए। आपके 6 मूलभूत अधिकार होते हैं, उन 6 अधिकारों को जो चीजें होती है ना, वो आपको दे ही जाएंगी, कंपलसरी है, ठीक है। किसी भी सरकार के अंडर में आप रहते हो, वो सरकार आपको वो उपलब्ध कराएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो घर बनाने के पैसे मिल रहे हैं, तो क्योंकि वो रहने का जो घर जो है, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये मकान जो वर्ड है ये भी आपके अधिकार के अंदर आ जाता है, इस वजह से आपको रहने के लिए भी दिया जा रहा है। समझ में बात, रोटी कपड़ा मकान ये जो है आपके अधिकारों में आया था। शिक्षा भी अधिकारों में ही आती है, और शिक्षा को भी ये जरूरी है कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराए। वो आपकी मर्जी है कि आप प्राइवेट से पढ़ना चाहते हो या सरकारी से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते जरा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा कर दिया है, ठीक है। शिक्षा पर किए गए व्यय को 2 प्रकार से मापा जा सकता है। सरकार के कुल व्यय प्रतिशत के रूप में, जैसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, ठीक है। मतलब अगर ये कैलकुलेट करना है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि टोटल खर्चा पूरे देश के ऊपर सरकार कितना कर रही है, उसका कितना % एजुकेशन में जा रहा है। जैसे मान के चलो मैं कहूं कि 2000 रुपए वो सरकार जो है पूरे देश के ऊपर 2000 रुपए खर्च कर रही है वेलफेयर के लिए, उस वेलफेयर में से अगर 20 रुपए एजुकेशन पे जा रहा है,
तो कितना हुआ? 1% हुआ ना। समझ में आई बात? तो 1% खर्चा इस तरीके से, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि जीडीपी हमारी जितनी है उस जीडीपी का कितना परसेंट जो है एजुकेशन पे जाता है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। दो तरीके से खर्चे नापे जा सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा आयोग 1964-66 में सिफारिश के अनुसार शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए सरकार को शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6%, कितना? जीडीपी का 6% कंफर्म किया गया था। जीडीपी जितनी भी होगी आपके देश की उसका 6% जो होगा वो क्या है? एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जीडीपी तो ट्रिलियन में चलती है ना, ठीक है, या मिलियन बिलियन जिसमें भी चले, उसका 6% जो भी होगा आपका वो जो है खर्च किया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद 1999 में क्या हुआ कि तपस मजूमदार कमेटी, कमेटी के नाम, कमेटी के बारे में पता है आपको क्या होता है कमेटी? नहीं, कमेटी क्या होता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बनाती है, ठीक है, और वो कहती है कि भाई आप इस मुद्दे के ऊपर जाकर के पता लगाओ सोसाइटी में जाकर के कि क्या हमें क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए। तो वो जो कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो मेंबर्स बहुत वेल एजुकेटेड और पीएचडी होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, और वो जाते हैं वहां पे जाकर के पता लगाते। तो वो पता लगाया उन लोगों ने, तो देखा कि भाई एजुकेशन पे कम खर्चा हो रहा था, तो उन लोगों ने सिफारिश करी कि गठन किया जिसके अनुमान लगाए गए 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्गों के सभी बच्चों के लिए को अंतर्गत लाने के लिए सरकार 10 वर्ष में 1.37 लाख करोड़ का व्यय करना चाहिए। व्यय के सिफारिश के स्तर की तुलना में हाल ही के वर्षों में भारत ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 4% से ऊपर व्यय किया। एजुकेशन पर कितना? 4%। जीडीपी का जो है 4% से ऊपर का खर्चा किया गया था, ठीक है, जो कि देश की शिक्षा के आकांक्षाओं को प्राप्त करने में असफल साबित हुआ। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने 6% का टारगेट रखा हुआ था, ठीक है, 6% का ना करके आपने कितना परसेंट किया? 4% खर्च किया, जो कि आप जितनी डिमांड करते हो। आप लोग देखो नई सरकारें आती हैं, कहती है हम एम्स बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम स्कूलें खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कितने स्कूल खुल गए, कितने एम्स बन गए? भारत में शिक्षा पर कुल व्यय की प्रवृत्ति घटती बढ़ती है, जो कि कुछ वर्षों से बढ़ता है तथा बाकी वर्षों में घटता है। जैसे अगर 1952 से 2014 के दौरान जो है शिक्षा पर कुल व्यय सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में 7.9% से बढ़ के 15.7% के किया गया। पहले 7.9% था, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये 2014 में लास्ट कितना किया गया है? 15.7% तक खर्च किया गया है। जीडीपी का 15.7% कहां जाएगा? एजुकेशन पर जाएगा। देखो एजुकेशन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना जीडीपी का, वो एचआरडी का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, कि इसका होना बहुत जरूरी है। आप इसको खर्चा नहीं कह सकते, इसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद 2016-17 में मामूली वृद्धि से जो है 4.3% हुआ, ठीक है, और इसके जो है उसके बाद निजी क्षेत्रों में संबंधित नहीं है। यदि निजी क्षेत्रों के द्वारा किए गए को माना जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में शिक्षा पर कुल व्यय उच्च होगा। पर ये जो परसेंटेज हम बता रहे हैं ना, गवर्नमेंट का परसेंटेज है। प्राइवेट स्कूल तो अलग खर्चा है, वो तो अलग है उनका। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात हो रही है ये, ठीक है ना। शिक्षा पर किया गया अधिकांश व्यय प्रारंभिक शिक्षा को जाता है, ज्यादातर खर्चा तो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ही जाता है, ठीक है। 16-17 में प्रारंभिक शिक्षा पर किया गया व्यय शिक्षा पर कुल व्यय का 49.68% था। मतलब 50% खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक मतलब प्राइमरी स्कूलों पे ही खर्चा हो गया। जितना भी खर्चा किया गया, अब जैसे मैंने कहा कि 2000 का 20 रुपए जो है मैंने खर्चा किया, तो 20 में से आधा मतलब 10 रुपए प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च कर दिया गया। प्राइमरी पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। जबकि तृतीय शिक्षा का भाग, हाँ कॉलेज वाला, ठीक है, 12.7% था। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा में की तुलना में तृतीय शिक्षा में प्रति छात्र व्यय अधिक है। प्रारंभिक के अंदर अगर पर यूनिट अगर बात करें, पर कहते हैं एक स्टूडेंट में पर स्टूडेंट की जो खर्चा है वो हायर एजुकेशन का ज्यादा है, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि प्राइमरी स्कूल के अंदर प्राइमरी स्कूल पे खर्चा होगा, उसके जो सामान होंगे इक्विपमेंट को उस पर खर्चा होगा, ठीक है। बट वहाँ के टीचर सस्ते होते हैं, एनटीटी के होते हैं या पीआरटी होते हैं वो लोग, ठीक है। बट जो वो होते हैं थर्ड एजुकेशन मतलब कि हायर सेकेंडरी मतलब स्कूल के भी बाहर कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो खुल रहे हैं उसके पर यूनिट खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने वाले लेक्चरर लाख से भी ऊपर की सैलरी ले रहे होते हैं, समझ में। तो ह्यूज कॉस्ट तो यही हो गई। फिर और मेंटेनेंस कॉस्ट है, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हायर एजुकेशन का ज़्यादा है,
ठीक है। और अगर ओवरऑल खर्चे की बात करें तो प्राइमरी स्कूल का जाता है, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम इनमें से अगर 5-6 लाइन का भी अगर तुम लिख पाओ तो तुम्हारे आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी कहानी लिखनी है, बहुत सारा बता दिया मैंने तो, ठीक है ना, लिखा है तो मैं भी बता रहा हूं, समझ में आएगा। व्यय पर वर्तमान परिस्थितियों की सिफारिश के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत सरकार को शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी भी इसमें जो है एजुकेशन के ऊपर खर्चा बढ़ना चाहिए, ठीक है। भारत के राज्य शिक्षा पर होने वाले विभिन्न दर्शाते हैं कि 14-15 में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय किया था और बिहार ने सबसे कम, ठीक है। कौन सा सबसे ज्यादा है आपका? हिमाचल प्रदेश ने अपनी एजुकेशन के ऊपर जो है सबसे ज्यादा खर्चा किया है और वो है आपका प्रति व्यक्ति जो है वो कितना है 34,651 रुपए खर्च किए एक बच्चे के ऊपर, ठीक है। जबकि बिहार ने कितना किया है? बिहार ने किया 4,000 रुपए, 4,088 रुपए खर्च किया है, ठीक है। परिणाम स्वरूप राज्य में शैक्षिक अवसरों की प्राप्तियों के बहुत भिन्नताएं देखी गई। ओबीसी बात है भाई, स्तर में तो फर्क आएगा ही, ठीक है। अब जहां पे 34,000 पर हेड खर्चा किया जा रहा है वहां के स्कूल भी हाई क्लास होंगे, हाँ, इवन पॉपुलेशन भी कम है वहां पर तो, है ना। हिमाचल की तो पॉपुलेशन कम है, पहाड़ी इलाका है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो खर्चा अगर पर हेड होगा वो कम ही हो जाएगा, वहां पर खर्चा जो है ज्यादा पड़ेगा पर हेड, समझ में आएगा। जरा एक ग्राफ दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के बारे में 1951 और 2015-16 के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो अगर प्राथमिक में भी देखा जाए तो 2.23 लाख किया गया है 50-51 में, ठीक है, जब देश आजाद हुआ तब के टाइम पे, ठीक है। और 15-16 में इसमें 12.70 लाख, ठीक है, लगभग 6 गुना ज्यादा, ठीक है। डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर तो खर्चा सुधार तो हुआ ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका माध्यमिक स्तर के ऊपर देखा तो 7.4 थाउजेंड और ये आपका 2.52 लाख। अब एक चीज देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, 7,000 सिर्फ, ठीक है। इतना खर्चा हो रहा है 50-51 में मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास स्कूल मतलब कि वही सेकेंडरी स्कूल जो है 7th 8th वाले जो होते हैं वो मिडिल क्लास में आता है, 10th तक, 6 से लेकर 10th तक, ठीक है। और जबकि अब कितना हो रहा है 2.52 लाख हो रहा है, ठीक है। कॉलेजेस के अंदर बात करें तो कॉलेज में सिर्फ 578 रुपए, ठीक है। और अब जो है वो 40,000 खर्च किया, 39,071 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में। तो अगर उस समय पे देखा जाए तो स्टार्टिंग में 19.15 लाख बच्चे जो हैं वो उसमें एडमिशन लेते थे, पहली क्लास में नर्सरी या प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते थे, ठीक है। जबकि आज के टाइम पे 17 करोड़, मतलब कहने का क्या हुआ कि लोग जो हैं एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा जागरूक हो गया, अवेयर हो गए हैं, ठीक है ना। तो अपने बच्चों को स्टार्टिंग में तो कम से कम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि बच्चे जो है स्कूल ड्रॉप आउट करने लग जाते हैं। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे पढ़ने में बच्चे का मन ना लगता हो, ठीक है। पर एक चीज याद रहे कि ड्रॉप आउट भी एटलीस्ट 10th क्लास या 12th क्लास के बाद ड्रॉप आउट होना चाहिए। 12th तक की एजुकेशन तो मिनिमम एजुकेशन है, वो तो हर हाल में पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा भी अगर समझदार है बच्चा तो वो सोचेगा कि चलो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में या अदर डेवलप कंट्री में क्या होता है, यही चीज फर्क है, वहां पे इस एजुकेशन को ड्रॉप आउट नहीं करते वो लोग। एजुकेशन पूरी दिला दो, फिर भले ही घर पे बैठना पड़े बच्चे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एजुकेटेड होगा ना तो बाकी जो अनएजुकेटेड बच्चे होंगे उनसे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो, ठीक है। तो एजुकेशन अपनी जगह है, कैरियर अपनी जगह है। आप ये मत देखो कि भाई पढ़ लिख के क्या करेगा, पढ़ा लिखा आदमी जो होगा ना वो अगर जूते भी सिलेगा तो अनपढ़ से अच्छा ही सिलेगा। भाई टेक्निकल नॉलेज है, उसको ज्ञान लेगा, चीजें करेगा, क्रिएटिव, सबसे बड़ी बात के उसके अंदर जो है वो उसका दिमाग जो है क्रिएटिव होगा। आ गई बात समझ। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को जो समझेगा ना वही नेक्स्ट जनरेशन को जो है आगे की अच्छी एजुकेशन दिलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर उच्च स्तरीय में देखें 15 लाख हो गया और ये 3.727 करोड़ हो गया, मतलब 19 लाख बच्चे प्राइमरी में एडमिशन ले रहे थे 50-51 में, और मिडिल क्लास तक आते आते वो कितना हो जा रहे हैं 15 लाख हो जा रहे हैं, मतलब 4 लाख ने ड्रॉप आउट कर दिया मिडिल क्लास में, 6-7 में ड्रॉप आउट कर दिया,
ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो 3.5 लाख, मतलब हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज तक जाते जाते तो 10 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है और सिर्फ 3.5 लाख बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं। और अभी का क्या हालात है, अभी के भी कुछ ऐसे ही होंगे। अभी देख लो कितना है, 17 करोड़ और कहाँ 3 करोड़, 3 करोड़ है, 17 करोड़ है और उसके बाद फिर 3 करोड़, अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, ड्रॉप आउट के केसेस बहुत ज्यादा है ना। 17 करोड़ से लेकर के 3 करोड़, बहुत ज्यादा, मतलब 14 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आ गया है ना। और उसके बाद वो है 3 लाख से 3 करोड़ के बाद 346 लाख हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 3 लाख से 346 लाख, लगभग 3 करोड़ ही है, 346 लाख तो यही है ना, मतलब डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अब हायर एजुकेशन और मिडिल क्लास में जो है, सीनियर एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में डिफरेंस कम है। मतलब कहने का ये है कि जो 12th करता है वो ग्रेजुएशन भी कर लेता है। मोस्टली बच्चे जो 12th कर लेता है वो ग्रेजुएशन भी कर लेता है, यहाँ ड्रॉप आउट के केसेस कम हो गए। ठीक है ना। तो यही चीजें तो हमें एनालाइज करनी है ना, यही एनालाइज करके हमको पॉइंट लिखने पड़ते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें आपको टेबल दे रखेगा, उसको एनालाइज करके आपको लिखना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। खत्म कराएं एजुकेशन स्टिल चैलेंज प्रपोजल्स, बुक चैप्टर खत्म हो रहा है। हाँ टाइम बताओ, वीडियो बंद करके ऑन कर दो दोबारा से, 15 मिनट है ना, खत्म करते हैं चैप्टर को ना, बंद करके और बंद कर दो।